नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सवाल इस बात का कि पुरानी एजेंसियों के होते, पुलिस महकमे के होते एक नए फोर्स का, एक नए बल का गठन क्यों कराया जाए। जहां एक तरफ सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के एक विशेष पुलिस बल का गठन किया। बताया जा रहा है कि एसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विशेष फोर्स पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो और खासकर कोर्ट समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इसके पास बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। इस फोर्स की अगुवाई एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे। यूपी एसएसएफ में 9,919 जवान होंगे, जिसकी 5 बटालियन होंगी। यूपी एसएसएफ को वो सारे अधिकार होंगे जो कि सीआईएसएफ को मिले हुए हैं। प्रदेश में यूपी एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत पीएससी के जवानों से की जाएगी। लेकिन एसएसएफ को इतने अधिकार दिए जाने पर इस वक्त अब राजनीति भी शुरू हो गई है और शंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सरकार पर तंज कसा। सपा ने कहा कि एसएसएफ का गठन सत्ता की ताकत से संवैधानिक अधिकारों के दमन की साजिश है। यूपी में ठोक दो संस्कृति के तहत अब जिसे चाहे जब वो चाहेंगे उठा लेंगे। ना तो वारंट, ना बेल, ना सबूत और ना ही सुनवाई। इस पर सीएम की निगाहें जिस पर टेढ़ी होंगी उसकी शामत आ जाएगी। मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों के हनन का यह काला कानून होगा। वहीं कांग्रेस ने यूपी एसएसएफ को लेकर दिए अपने जो बयान थे उसमें कहा कि अधिकारों को लेकर योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो अपने आप में निशाने पर है। कांग्रेस ने यूपी सरकार से सवाल किया है कि अदालत को भी कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा आखिर कैसे हो पाएगी। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी में भाजपाई जंगल राज की आहट अब हर चौखट पर पहुंच रही है। बेतहाशा शक्तियों से लैस इस फोर्स की आवश्यकता पर एक शब्द भाजपा सरकार नहीं बोल पाएगी। अदालत को भी कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि एसएसएफ के गठन से विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है, और जो आपत्ति है वो कितनी तार्किक है, क्योंकि आपत्ति करने का अधिकार विपक्ष को है। ये उनका दायित्व भी है कि वो सवाल खड़े करें, लेकिन तार्किक सवाल ये भी है कि एसएसएफ गठन के पीछे सरकार की वाकई मंशा क्या है। इन सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम चर्चा की शुरुआत करें। मैं मेहमानों से आपको रूबरू कराऊं, उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको सुना देता हूं कि कैसे राजनीतिक दलों ने जो विपक्ष में हैं उन्होंने एसएसएफ के गठन को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जो भी नौजवान रोजगार मांगता है, जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी उत्तर प्रदेश में बराबर दिन पर दिन हत्याएं हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाता है, और उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पोस्टिंग है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उन सब की आवाज दबाने के लिए इस यूपी एसएसएफ का गठन किया गया है। पूरी तरीके से ये असंवैधानिक गठन है। यूपी एसएसएफ बिना वारंट इस देश में सभी को ये संविधान अधिकार देता है कि बिना वारंट किसी की भी गिरफ्तारी गलत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तानाशाह सरकार लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी आवाज को बंद करने के लिए यूपी एसएसएफ के माध्यम से आवाज को दबाना चाहती है, और बिना वारंट की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस कानून के खिलाफ सड़क पर जाएगी और सड़क से और सदन तक, संसद तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस तरीके से संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से एसएसएफ का गठन कर रही है और जिस तरीके की स्वीपिंग पावर्स की बात कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि दोबारा से इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लागू करने की तैयारी चल रही है, जिससे कि कोई भी आदमी, कोई भी जायज विरोध हो सके। डेमोक्रेसी में हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का, पीसफुली अपनी बात रखने का, उसको कोई न कर सके। कहीं कोई अगर निकलता है, कोई बात रखता है, कोई हक की मांग रखता है, कोई जनता अपनी बात रखती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखती है, कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अपनी बात रखता है, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने का मन बनाता है, तो उनको बिना किसी वारंट के कभी भी कहीं भी बिना मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एकदम से डिक्टेटोरियल कानून है। ये इस कानून को
किसी भी कीमत पे लागू नहीं देना होना चाहिए। और मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि इसका स्वयं कॉग्निजेंस लेते हुए इसको स्ट्राइक डाउन करें, क्योंकि इस तरीके का कानून किसी भी डेमोक्रेसी में दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी स्वीपिंग पावर्स नहीं दी जा सकती। चेक्स एंड बैलेंसेस चाहे एग्जीक्यूटिव पे हो चाहे पुलिस पे हो, उसमें लेजिस्लेचर के और जुडिशरी के दोनों के जरूरी हैं, तभी डेमोक्रेसी काम कर सकती है। ये कानून बिल्कुल गलत बनाया जा रहा है। बहरहाल तो दोनों ही प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, बड़ी दिलचस्प है। उन दोनों को अगर आप देखिए, यानी कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता ने जो बात कही है उसमें अपने आप में एक अलग विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ एसएसएफ का गठन है और उसको लेकर विरोध है, आपत्तियां हैं और वो विपक्ष का अधिकार है। लेकिन जहां संविधान को कमजोर ना होने की बात अंशु अवस्थी यानी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, वहीं आप देखिए कि अंशु मिश्रा ने क्या कहा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये दोबारा से इमरजेंसी जैसी स्थिति लाना चाहते हैं, यानी इमरजेंसी किसने लगाई थी आप भी जानते हैं, वो गलत था। आज फिर से ऐसा ना हो जाए, ये बात समाजवादी पार्टी चाहती है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो संविधान को बचाएगी और असंवैधानिक कानून नहीं बन पाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। मनोज यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मनोज आपका। पीयूष अग्रवाल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतनी फोर्स तो थी ही और फोर्सों में लोगों की कमी है, उनको भर लेते। आपने एक नई फोर्स ही बना दी, एक नया बल बना दिया, और वो भी असीमित अधिकारों वाला। ना होगा वारंट और ना होगी तलाशी और हो जाएगी गिरफ्तारी। बताइए कितना डर हो जाएगा। अतुल जी, मूलतः जो ये कानून बना है यह आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी ताकतों और शरारती तत्वों के लिए बना है, जो उत्तर प्रदेश में इसके पहले वाराणसी के कोर्ट में और अयोध्या जैसे हमारे धार्मिक स्थल पर ये बम विस्फोट कर चुके हैं, प्रदेश और देश में अराजकता फैला चुके हैं। इस कानून की बहुत पहले से आवश्यकता थी, लेकिन अब जाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको बनाया। आप ये बताइए अतुल जी कि अगर इस कानून के बनने से, इस फोर्स के गठन करने से अगर हमारा हाई कोर्ट सुरक्षित है, जिला न्यायालय सुरक्षित है, मेट्रो ट्रेन सुरक्षित है, बैंक सुरक्षित है, हवाई अड्डा सुरक्षित है, हमारे सरकारी प्रतिष्ठान सुरक्षित है, इसमें विपक्ष को सियासी राजनीति करने की कौन सी आवश्यकता क्या पड़ी? और क्या इस तरह का कानून जो बना है यह भारतवर्ष में पहला उत्तर प्रदेश में बना है? जिन लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, केवल उनको यही जानकारी है कि आतंकवादी, शरारती तत्वों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ इस तरह के कानून बनने चाहिए थे। उन्होंने कानून बनाने की बजाय कोर्ट की पैरवी कर रहे थे। मैं अपनी सरकार की भी बात नहीं करता, लेकिन क्या आपने नहीं देखा किस प्रकार से हाई कोर्ट और कोर्ट में घुस करके शरारती तत्वों ने गोली मार दी है? ये हमारी सरकार या किसी सरकार की बात नहीं है। क्या हाई कोर्ट की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? जिला न्यायालयों की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके जिम्मे सैकड़ों काम है, आज वो इस कोर्ट में है, कल उस बैंक में है, लेकिन इसके लिए अगर 10,000 जवानों की स्पेशल फोर्स तैयार की जाती है तो आप क्या समझते हैं? वो स्पेशल फोर्स वह उस मामले के लिए प्रशिक्षित होगी, स्पेशल प्रशिक्षित होगी, आधुनिक उपकरणों और आधुनिक शस्त्रों से लैस होगी, जो केवल उनके लिए बनाए गए होंगे। उनका काम ये नहीं होगा कि वो जाकर के जो है भीड़ को हटाएंगे और जाकर के जुलूस को रोकेंगे। तो अगर इस तरह का कानून बना है तो विपक्ष को सियासी चस्ते, ठीक है, चलिए, यानी विपक्ष को इसमें अनर्गल विलाप नहीं करना चाहिए, और यहां पर ये फोर्स बनी है वो अपना एक सीमित एरिया होगा, वहीं पर सिक्योरिटी का काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी। ये कोई पहली बार नहीं है किस तरह के फोर्स का गठन प्रदेश में या फिर देश में हुआ है। लेकिन मनोज यादव, आपत्ति किस बात की है? जो बात कह रहे हैं सिंह साहब, उनका कहना है कि अगर हमारे कोर्ट सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में तो जो कोर्ट है वहीं पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा पहले प्रारंभिक दौर में, उसके बाद प्रतिष्ठित संस्थान, सरकारी, गैर सरकारी या कुछ प्राइवेट लोग जो कि पे करके इनकी सेवा लेना चाहेंगे, जैसा और भी कई एजेंसियां करती हैं, तो उनको दिया जाएगा। इसमें खतरा क्या है? तानाशाही कहां है? इमरजेंसी जैसा माहौल कैसे हो जाएगा? देखिए अतुल जी,
बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी के लोग विपक्ष की आवाज को बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते और सुनते भी हैं तो इस तरीके से खारिज करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सारा ज्ञान इस देश का सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को। क्या याद नहीं है जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी और संसद में किस तरीके से रो रहे थे सिर्फ एक पुलिसिंग कार्रवाई पे, और वो भी इस तरह की कार्रवाई थी जिसपे उनपे गंभीर चार्जेस थे। रो रो के बुरा हाल हो गया था, दुहाई दे रहे थे कानून, संसद का अपमान बता रहे थे। तो आप सोचिए आप वो कौन सा कानून बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसे जो ये फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद है, और मुफीद मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी इकलौती ऐसी सरकार है इस देश में और प्रदेशों में जो विपक्ष को मान्यता नहीं देती। अतुल जी, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारिता का, आपने देखा होगा। हम इमरजेंसी को उदाहरण बता सकते हैं कि इस देश में सबसे काला अध्याय था कि विपक्ष को बोलने की आवाज नहीं, विपक्ष को उठा के ठूस दिया जाता था। ऐसा ही तो कुछ था इमरजेंसी में कानून कि कोई बात नहीं कह सकता था। सेम वही पैटर्न है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरजेंसी की याद दिलाएगा। और अगर इस तरह की हरकतें ये सरकार करेगी तो निश्चित तौर पे बता दे रहे हैं कि देश का जो संवैधानिक ढांचा है ये ढांचा निश्चित तौर पे तोड़ने की साजिश है। आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, आप विपक्ष की बात को दबाना चाहते। आज लखनऊ की बात बता रहे, एक पूर्व सांसद जी के निधन पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 एमएलसी जा रहे थे, ये सरकार ने उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए कोई सांसद का निधन हो जाए, हम शोक संवेदना देने नहीं जा सकते हैं, पुलिस के हाथ से ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप सोचो अगर इनके पास ऐसा कानून होगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। मैं तो वो कहता हूं कि बंदर के हाथ में अगर अस्तूरा आ गया तो वो पता नहीं किसको घायल करेगा। बिल्कुल वही वाली बात। ठीक है, यानी आपको लगता है कि जो फोर्स का गठन हो रहा है उसमें बंदर शामिल किए जाएंगे और उनके हाथ में उस तरह आ जाएगा। सिंह साहब, देखिए ऐसा है वो बिल्कुल जो बना रहे हैं, जिनके हाथ में संविधान है मौजूदा समय में, वो बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। कुछ कहने में कोई संकोच नहीं। एसटीएफ किस लिए है, एसओजी किस लिए है, कितने सारे फोर्सेस है। आप ये बताओ आप कर क्या रहे हो और करने की क्या मंशा है। ठीक है मनोज भाई, अब सुन लेते हैं। देखिए मनोज भाई, अब सुन लेते हैं। आपने कहा ना कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सिंह साहब ने आपको सुना, आपने बोला, अब आप उनकी सुन लीजिए। वैसे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर कुछ नया न किया जाए तो फिर नया करने की किसी को क्यों जरूरत है। फिर तो मेट्रो भी नहीं बननी चाहिए थी, ट्रेनें चल रही थी। फिर तो सड़कें भी चौड़ी नहीं होनी चाहिए थी, नई बड़ी सड़क नहीं बननी चाहिए थी, पगडंडियों से ही हम चलते रहते। एसटीएफ क्यों है, वो क्यों है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। और तकनीकी पहलू मैं पीयूष भाई से समझूंगा। लेकिन सिंह साहब देखिए, एक सीधा सा सवाल है जो कि एक पत्रकार के मन में भी आता है। कई बार हमने देखा है, आपका भी अनुभव होगा, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सत्ता में ही रहते हैं या सत्ता में रहने वालों को उसका अनुभव नहीं होता है। एक कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर हमारे पास हम किसी पावर को अगर सेंट्रलाइज कर देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। वो शंका मनोज यादव की जायज लगती है। बाकी आप कैसे समझाएंगे, क्या है इसके गठन का मकसद, वो अलग विषय है। इस शंका का तो निराकरण आपको करना चाहिए और अधिकार है विपक्ष का कि वो पूछे ये बात। अतुल जी, बिल्कुल पूछना चाहिए। विपक्ष का काम है कि सरकार जो भी कदम उठाती है, अगर उनको कोई नुक्ताचीनी दिखाई पड़ती है, कोई कमी दिखाई पड़ता उठाए। लेकिन ये मनोज यादव जी, ये सपा के प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ कई बार डिबेट कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उनको मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आज इनका संतुलन ठीक नहीं है। इनको लग रहा है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए शायद ऐसे सब बंदा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मनोज भाई, अगर हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, बैंक, मेट्रो के लिए अगर ये स्पेशल फोर्स बनाई जा रही, तो इसमें कहां से आपको इमरजेंसी दिखाई पड़ रही, कहां से आपको विपक्ष की आवाज दबाई दिखाई पड़ती, किस विपक्ष की आवाज दबाई गई। हाँ, आपके पार्टी के अतीक अहमद की आवाज दबाई गई, आपके पार्टी के मुख्तार अंसारी की आवाज दबाई गई, आपके पार्टी के जमीन चोर आजम खां की जबान दबाई गई। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आपको हमारी पार्टी के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं है।
आप ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सांसद ये विधायक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हो हमारी पार्टी के वो नहीं है, आप अपने आप शब्दों ही को लीजिए। सुनिए 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 अनावश्यक बात टीवी डिबेट में नहीं, टीवी डिबेट में अनावश्यक बात नहीं। अरे सुनिए भाई, आपके वो हमारी पार्टी के नहीं है, दुष्प्रचार करने की सीमा न क्रॉस करिए। आपकी पार्टी की सरकार थी तो क्यों हाई कोर्ट में आतंकवादियों तो क्या मैं बोलूं दाऊद इब्राहिम बीजेपी का सदस्य है क्या? मैं ये बोलूंगा जस्टिफाई लगेगा? ठीक मैं है, बोलूं अरे क्या? भाई आप दूध के नहीं, दूल्हे नहीं। हैं, दुष्प्रचार दूध के कोई भी ना दूल्हे करे भाई। बोलते देखिए हैं। देखिए कानून देखिए नहीं आपको। ओपी सिंह साहब, दुष्प्रचार कोई ना करे, ना आप करें दाऊद और इब्राहिम कौन है? और ना ही अमित शाह मनोज का भाई भाई है करे, क्या? ना दाऊद बीजेपी के हैं, नहीं, ना अतीक अतुल इनके जी हैं। जब समय समय पर मुख्तार कोई अंसारी किसी का था समाजवादी और रहा पार्टी में होगा। नहीं है। बहरहाल मेरा वो मुद्दा नहीं है, मैं जिस अतीक मुद्दे पर समाजवादी चर्चा कर रहा हूँ पार्टी में नहीं इसमें है, कोई तो भ्रांति ना फिर रह क्या जाए ये कह रहे हैं? और इसमें कोई दुष्प्रचार न रह जाए, मैं उस मुद्दे पर ही आ जाता हूँ। दोनों लोग वापस आ जाइए, अतीक अहमद से और दाऊद इब्राहिम से। अतीक अहमद यहीं पे है, दाऊद इब्राहिम अभी पाया गया है कराची में, कब पकड़ा जाएगा नहीं पता है। बहरहाल पीयूष अग्रवाल, एक अधिवक्ता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के फोर्स की ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए, और जिसमें शुरुआत में ही बार बार सिंह साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, मतलब कोर्टों के लिए, सरकारी गैर सरकारी बड़े प्रतिष्ठानों के लिए एक सीमित दायरे का फोर्स बनाया गया या बनाया जाएगा, वहां पर कहां इस बात की शंका है? क्या वाकई ये शंका है? और जो उनको अधिकार दिए गए हैं कि बिना वारंट के वो तलाशी ले सकते हैं, इससे क्या कल को किसी के घर में घुस जाएंगे? क्या वो किसी रास्ते चलते व्यक्ति को भी पकड़ सकते हैं, या उस संस्थान की जहां पर उनकी सिक्योरिटी होगी उसकी सुरक्षा का उनका जिम्मा होगा? विपक्ष अगर ये शंका जाहिर कर रहा तो शंका का आधार क्या है? और ये जो हुआ उसमें क्या कोर्ट का भी कोई निर्देश था इस तरीके का फोर्स बनाने का या कुछ ऐसी संरचना बनाने की? देखिए, जहां तक इसके कानूनी पहलू की बात है, ये कोई पहला कानून नहीं है जिसमें इस तरह का पावर किसी भी एक संस्था को दिया गया हो, जिसमें वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सके या आपके मकान की सर्च कर सके, आपकी पर्सन को सर्च कर सके। इसके पहले अगर आप देखें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके बाद आपका नारकोटिक्स एक्ट है, आईटी एक्ट है, 66A है, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो परिवर्तन किए गए हैं, कंपनीज एक्ट में बहुत से ऑफेंसेस क्रिमिनल बना दिए गए हैं, उसमें जो अरेस्ट का प्रोविजन है और डिटेंशन के प्रोविजंस हैं, उसमें बिना वारंट के पहले से इस तरह के प्रोविजंस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक वो टेस्ट किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस टेस्ट को पास करने के लिए कुछ एलिमेंट्स ले डाउन किए हैं कि अगर इस तरह के प्रोविजंस जस्ट हैं, रीजनेबल हैं, फेयर हैं और उनकी एक्सरसाइज भी इन्हीं मानकों पे खरी उतरती है, तब उनको केस टू केस बेसिस पे अपहोल्ड भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, जहां तक इसकी अगर हिस्ट्री में देखेंगे जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1898 का जो था उसमें चैप्टर 45 है, उसमें एक्सेप्शंस दिए हुए थे कि कब प्रोसीजर से अलग हटके अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको जायज ठहराया जा सकता है। उसके बाद 1950 में हम लोगों का संविधान आ गया, उस संविधान में आर्टिकल 21 आ गया जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आ गया एंड दैट कैन ओनली बी डिप्राइव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद 1973 में जब सीआरपीसी नई वाली आई जो आज की तारीख में एप्लीकेबल है जी, उसमें हालांकि 1950 में आर्टिकल 21 आ चुका था, लेकिन वही अंग्रेजों के जमाने का जो सीआरपीसी था उसमें चैप्टर 45 का पेरी मटीरिया जो चैप्टर 35 है, करीब करीब मोटा मोटी सिमिलर प्रोविजंस हैं। अब या तो ये लेजिस्लेचर की इट एस्केप्ड द आई, उनके ध्यान से में नहीं रहा कि साहब अब अंग्रेजों का राज हट गया इसलिए इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, लेकिन आज तक मैंने किसी भी राजनीतिक दल की इसके विरुद्ध आवाज नहीं सुनी है। उसमें एक्सेप्शंस पहले से दे रखे हैं और ये जो कानून था इसके पहले आप देखें पोटा था, उसके पहले आपका एनडीपीएस है, इस तरह के बहुत से कानून हैं जिसमें बिना अरेस्ट के वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून अभी भी हैं जो कि चल रहे हैं, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप थाने पे जाइए, आपको थानेदार बैठा सकता है कि साहब अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी वजह से अराइज होगी तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको वहीं थाने पे आपको डिटेन कर सकता है। तो मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है।
जहां फिर तक क्यों आपका दूसरा आखिर सवाल है कि मनोज क्या यादव कोर्ट का इस को तरह ये का कोई शंका डायरेक्शन जाहिर था? करनी पड़ रही है पीयूष मेरे अग्रवाल जी? संज्ञान में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं अगर है। अगर अगर मनोज यादव के मन में, उनकी पार्टी के मन में, सिर्फ व्यक्तिगत उनके नहीं, उनकी पार्टी के मन में, बाकी अन्य दलों के मन में ये बात आ रही है कि कल को इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा, क्योंकि कई उदाहरण हैं, वो पुलिसिंग के हों, अन्य एजेंसियों के हों, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अब एक नया फोर्स तो और बढ़ जाएगा ना, वो डर जो है, या उस डर को अगर हम समझें तो वो डर नहीं है, वो असल में एक शंका बस है जिसको दूर करना जरूरी है। जी, देखिए, राजनीतिक दलों की जहां तक शंका की बात है, कानून कोई भी बने, उसकी जब ग्राउंड पे उसको अप्लाई किया जाता है, वो सही और गलत दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ग्रे एरियाज हमेशा कानून में रहते हैं। एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट वाली अगर सिचुएशन है, आप अगर सोचें कि एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कानून बनाया जा सकता है जिसमें कोई भी ग्रे एरिया ना हो, स्वविवेक का कहीं इस्तेमाल ना हो, मैंने तो आज तक, आप भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में इस तरह का कहीं भी कोई कानून ना तो सक्सेसफुली बनाया जा सका है, ना ही लागू किया जा सका। तो इसलिए इनकी शंका अपनी जगह वो ठीक हो सकती है, क्योंकि बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग समय समय पर होता रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका शंका का निवारण करना, ये विपक्ष के रूप में यहाँ पे हाजिर हैं, जो भी सरकार में होता, मान लीजिए इनकी सरकार होती, भाजपा विपक्ष में होती, तो सरकार का दायित्व है कि इन शंकाओं का निवारण हो। इसके लिए विधायिका बनी है, वहां पे डिबेट होना चाहिए और शंकाओं का निवारण होना चाहिए। एक अच्छे विपक्ष की तरह ये हर केस टू केस बेसिस पे इनको नजर रखनी चाहिए, और जहां भी अगर कोई अन्याय होती है तो इनको आवाज उठानी चाहिए। ये बिल्कुल, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। ये तो लोकतंत्र का मनोज यादव, और ये प्रक्रिया चलती है। जायज है, आपकी शंका जायज है, लेकिन इसके पीछे एक और सवाल भी है। मैंने एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये कोई ऑपरेशनल फोर्स नहीं होगी, ये एक सिक्योरिटी फोर्स होगी, और इसका काम सिक्योरिटी देना होगा, और लिमिटेड एरिया का जो प्रिमिसेस होगा जहां पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा, वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो, उतना ही इनका अधिकार है। फिर ये बात विपक्ष कहां से ले आया कि कल को ये किसी के घर में घुस जाएंगे? ये घर की सुरक्षा के लिए नहीं है, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए हैं लोग, और ये सिक्योरिटी फोर्स है, ना कि ऑपरेशनल। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी ऐसे कानून का समर्थन नहीं करती है जिस कानून में जनता को, व्यक्ति को, संस्था को, किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अवसर भी न प्राप्त। ऐसे किसी भी कानून का हम समर्थन नहीं करते। मैं वक्तव्य याद दिलाता हूं। एक सांसद महोदय है बीजेपी की, फपक फपक के रोती है संसद में, और उन्होंने जब उनके मालेगांव ब्लास्ट में जब उनका नाम आया और उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, मैं मान के चलता हूं कि उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी, और वो बिल्कुल दोषी नहीं है, तो रोने वाले कौन थे? आप ही थे। एक कानून के ही तहत आपको गिरफ्तार किया गया, आप पे प्रताड़ना रखी गई, आज भी उसकी जांचें पूरी तरीके से पूरा जस्टिफाइड नहीं है। मैं दूसरे पक्ष की बात करता हूँ, तमाम सारे पहलुओं पे, वो चाहे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग, उनके ऊपर भी तमाम कानूनों के तहत उनकी गिरफ्तारियां हुई, जेल गए, कोर्ट में मुकदमा चला, और सालों साल बाद उनको भी उससे निजात मिली, वो निर्दोष होकर छूटे। दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों की बात को हम मानने वाले लोग हैं। हम मानते क्या है कि व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। सरकार ताकतवर होती है, सरकार, अतुल जी, कहीं से कमजोर नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति, संस्था या कोई राजनीतिक दल, अगर इन सारे कानूनों के माध्यम से अगर उस पर किसी तरीके का कोई शोषण का वो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गैर संवैधानिक है। चलो, आप हमेशा तो सत्ता में नहीं रहोगे, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, हो सकता है उसकी सोच आपसे ज्यादा क्रूरता वाली हो, तो ये तो कानून आप पे भी लागू हो जाएगा, आपके भी नेताओं पे, आपके भी संस्थाओं पे, आपके भी सामाजिक संस्थाओं पे लागू हो सकता है, और जब लागू होगा तो आप चिल्लाते घूमोगे। तो ऐसी किसी चीज का इजाजत मत करिए। मनोज भाई, आप पे पड़ेगी तो मनोज भाई, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उसमें से मैं दो सवाल निकाल रहा हूं, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि आपने बीजेपी के दो नेताओं का, एक सांसद और एक मौजूदा इस वक्त जो मुख्यमंत्री हैं और उस वक्त सांसद थे, उन दोनों के फपकने का जिक्र किया। वहां से दो सवाल निकलते हैं। वहां जो पुलिस संवैधानिक तरीके से बनी हुई है, उसकी प्रताड़ना की वजह से किसी को रोना पड़ता है, और जहां पर एक नई एजेंसी के जरिए किसी को प्रताड़ना दी गई, जिसको आप कहते हैं चलिए आपने मान लिया, फिर रोना पड़ता है।
रोने वाले ऐसा कानून क्यों बनाएंगे? और आप खुद मान रहे हैं कि कल को हो सकता है इससे ज्यादा कोई क्रूरतम सोच का सत्ता में बैठ जाए और वो इस कानून का दुरुपयोग करे इनके ही खिलाफ। तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? या ये जो कह रहे हैं, या सरकार का जो तर्क है कि ये सिक्योरिटी फोर्स है, ऑपरेशनल फोर्स नहीं है, ये हम रहे या कोई रहे उन संस्थाओं की सुरक्षा के लिए है, आपके या उनके लिए नहीं है। उन संस्थाओं को जिसमें कोर्ट भी है, जिसमें अन्य सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान है जो अहम है, जिसमें धार्मिक स्थल है, वृंदावन का हो या मथुरा का हो या फिर काशी हो या फिर अयोध्या हो, वो आप रहे सत्ता में या कोई रहे, इन फोर्स को वहां डिप्लॉय किया जाएगा, वहां इनकी सेवा होगी। देखिए, वही आशंका तो इसी बात की ना, बीजेपी पे आरोप है और बड़ा आरोप है, बीजेपी हमेशा धार्मिक मुद्दों पे राजनीति को प्रेफरेंस देती है तो जी, और उसको सूट करता है, सुटेबल मुद्दा है उसका, और वो ऑलवेज उसी पे विपक्ष को लाना चाहती है। अब इसमें क्योंकि जब हम विरोध करेंगे तो ये जनता में बताने में बिल्कुल कामयाब होंगे कि देखो साहब, हम मंदिरों की रक्षा करना चाहते हैं। अरे भाई, हम मंदिरों की रक्षा करना चाहते हैं, और बीजेपी वो सिर्फ मंदिर की सुरक्षा के लिए नहीं बना रहे हैं भाई। मैं वो आपको इसमें कैसे घेरेंगे? वो घेरेंगे तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा। ये जो फोर्स बन रही है इसमें मंदिर की सुरक्षा भी एक है, हो सकती है, उसमें कोर्ट से शुरू हुआ है मामला, 5-6 हैं, उन सबको मैंने गिनाया। उन्होंने तो अभी सवाल तक नहीं किया आपसे कि इसमें धर्म आ गया, धार्मिक संस्थान आ गया, प्रतिष्ठान आ गए, उन्होंने तो कोर्ट से लेकर सारी बातें कही हैं। बीजेपी, अतुल जी मैं दूसरी बात बता दे रहा हूं, मैं आज का उदाहरण जो मैंने दिया, पुलिस विधायिका की रक्षा के लिए होती है नहीं होती है, विधायकों को सुरक्षा देती है नहीं देती है। आज 3 विधायक किसी सांसद को देखने जा रहे थे, उनके परिवार को शोक संतावना देने, पुलिस का इस्तेमाल कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं जाने दिया गया। क्या पुलिस का ये अधिकार है? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली बात थी क्या? कोई दंगे में मरा था क्या? किसी के साथ अन्याय हुआ था क्या? कोई मृत्यु हुआ, उसके परिवार से मिलने जाना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन सरकारें जब दुरुपयोग पे उतर आती हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर वो कानून का पालन नहीं करती हैं, वो सब कुछ कर डालती हैं। तो नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि सरकारें जब दुरुपयोग पर आती हैं तो कानून का पालन नहीं करती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस के दौर का आप गिना रहे हैं, आपके दौर का मुझे भी याद है, ओपी सिंह को भी याद है, पीयूष जी को भी याद है। लेकिन वाजिब बात यह है, ओपी सिंह साहब, देखिए, एक तरफ आप एक फोर्स का गठन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें शंका वाली कोई बात नहीं है। मनोज यादव ने कहा, आज का उदाहरण देख लीजिए भाई, संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्था बनी हुई है उसका दुरुपयोग हो रहा है कि लोगों को रोक दिया जा रहा है। बात तो वाजिब है भाई, क्यों रोका जा रहा है? उनको चले जाते, मिल लेते तो क्या चला जाता। और उसी बीच में एक ऐसी फोर्स आ जाएगी, आप कहते हैं कि वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स है, वो कहते हैं नहीं, ये कल को घर में घुसने वाली फोर्स है, और हो सकता है आपके घर में भी घुस जाए जब आप सत्ता से बाहर जाए। अतुल जी, ये जो हमारे डिबेट में वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को हमको, मनोज जी को और इस डिबेट के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया है कि वाकई में एसएसएफ है, इसका कानूनी ताल्लुक क्या होता है, इससे जनता को क्या इससे नुकसान हो सकता है और संस्थाओं को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि हमारे सपा के प्रवक्ता, हम इतनी देर के डिबेट में ये महसूस कर रहे हैं कि एसएसएफ क्या है, इसकी रचना क्यों बनी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, सीमा क्या होगी, शायद वो हमारे साथी अभी तक नहीं समझते। हम ये कहते हैं अतुल जी कि जब इसका डर, एक कहते हैं डर की बात है, किसी कानून का डर 2 तरह से होता है। एक आम आदमी का डर होता है, क्या इस कानून के बनने से आम आदमी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उन शरारती तत्वों पर पड़ेगा, आतंकवादियों पर पड़ेगा, राष्ट्र विरोधी ताकतों पर पड़ेगा। तो ये डर पैदा होना स्वाभाविक है। आप एक तरफ चाहते हैं कि सब चीजें सुरक्षित हो, और आप एक चीज ये चाहते हैं किसी चीज, नए चीज का अगर उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जाए तो उसका इस्तेमाल न किया जाए। मेरा ये मानना है कि जो ये एसएसएफ बनाई गई है आज, उत्तर प्रदेश की हर नागरिक इसका स्वागत करेगा, केवल 2 लोगों को छोड़ करके। ये 2 लोग वो हैं
जो इस प्रदेश और देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि कहीं इस कानून का उन तुष्टीकरण की मेरे राजनीति को प्रभावित तो नहीं कर देगा। आप बताइए कि जब इसका आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसका केवल मतलब है कि धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, कोर्ट, न्यायालय और सरकारी प्रतिष्ठान, और वो उस योग्य की फोर्स बनाई जा रही है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? अगर आपके मन में, चोर के मन में वो तिनका, दाढ़ी की तिनका वाली कहावत है, अगर पहले से ही मन में चोर है कि साहब ऐसा ना हो कि सीए की तरह जिन लोगों ने सरकारी भवनों को तोड़ दिया, जिन लोगों ने पुलिस के वाहन को तोड़ दिया, जिन लोगों ने अखबार के जो है उसको कैमरा को तोड़ दिया, जिन लोगों ने सरकारी भवनों को तोड़ दिया, इसके लिए स्पेशल फोर्स नहीं बननी चाहिए, इसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका समर्थन करते हैं तो हमारे वोट बैंक के राजनीति पर असर पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि जो दो लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा, ये अपने वोट बैंक की राजनीति के काम कर रहे हैं। ये बखूबी समझ रहे हैं कि ऐसे सब अच्छी चीज है। महाराष्ट्र में इस तरह का है कानून, देश के कई प्रदेशों में ये कानून है, इस तरह के पावर दिए गए। और हमारे पीयूष अग्रवाल जी ने भी बताया कि मेरे ही प्रदेश में कई ऐसे विभाग हैं जिनको ये पावर है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इनको हम कोर्ट की सुरक्षा देंगे तो उनके हाथों को बांध दें, हम उनको कोई पावर न दें, हमको उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश लेना पड़े मजिस्ट्रेट से, हमें उनका सर्च करने के लिए, हमको वारंट जारी करने के लिए। ठीक है, मनोज यादव बहुत जल्दी से कमेंट करिए, उसके बाद मैं पीयूष जी के पास जाऊं। मेरा सवाल यही है कि ओम प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं कि आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं, या इसके पीछे उस शंका में कोई बल है? क्योंकि इस तरह के कानून भी हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रदेशों में बनी हुई हैं और जरूरत के हिसाब से उसकी मांग भी उठती रही है। यहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ जगहों की सुरक्षा, उसको आप धर्म से मत जोड़िए, उसको आप किसी से मत जोड़िए, ना वो जोड़े ना आप जोड़े। कुछ संस्थानों की सुरक्षा के लिए, वो चाहे आपकी सरकार के रहते हो या इनके रहते हो, उसके लिए एक फोर्स का गठन हो रहा है जिसमें पुलिसिंग इन्वॉल्व नहीं रहेगी। उसके वजह से कई बार अलग तरीके के प्रभाव पड़ते हैं और कई बार सेंधमारी हो जाती है। ये फोर्स बनाई जा रही है, फिर इसमें समझने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये किसी भवन की सुरक्षा करने वाला दस्ता नहीं है। ये भवन में, संस्था में किसी भी तरीके का अगर कोई भी डिस्ट्रॉय करता है कोई, उसको बिना सोचे समझे, बिना किसी की तरीके से जिसको चाहे उसको समेट के उठा के लाके जेल में ठूसने वाला कानून है। तो आप चाहते हैं कि भवन में कोई भी घुसकर डिस्ट्रॉय कर दे कुछ भी? चीफ जस्टिस अगर इस देश में, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस देश में धार्मिक स्थलों की रक्षा इस देश के 125 करोड़ लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई से टीवी डिबेट में कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट की बात बता दे रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अतुल जी अगर सरकार की मंशा के खिलाफ कोई आदेश पढ़ देते हैं तो 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर रेप का आरोप लग जाता है। ये किसके शासनकाल में हुआ? क्या उनको शर्म नहीं आती है कि वो उन संस्थानों में बैठे चीफ जस्टिस जैसे लोगों पे कैसे रेप का आरोप लगा दिया जाता है और फिर कैसे उन्हीं को प्रेशराइज करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है? आपको पता होगा बेहतर तरीके से, आपको तो कानून की टांगों को काट काट के कैसे अपंग बनाते हैं, आप लोग तो एक्सपर्ट है इस मामले में। मैं बताता चाहूं, आप कानून क्यों नहीं लाए अब तक जो पाकिस्तान नतमस्तक हो जाता कि दाऊद इब्राहिम इस देश में आ जाता और इस देश के तमाम सारे लोगों को न्याय मिल जाता जो ब्लास्ट के दोषी लोग हैं, जिन पे तमाम सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे उस ब्लास्ट में। मनोज भाई अब ये आप दाऊद इब्राहिम को आज बहुत मिस कर रहे हैं, क्या बात है मनोज भाई? आज दाऊद इब्राहिम को आप इतना मिस क्यों कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम के बाद मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यूपी में एक फोर्स बन रही है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। अरे मैं तो चाहता हूँ भाई, आप जब यूपीए में सत्ता में बैठे थे तब कानून बनवा दिया होता दाऊद इब्राहिम के लाने का। मनोज भाई छोड़िए ना सर, छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता ना। मनोज भाई मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता ना, आपको मैं जाने देना चाहता हूं ना मैं खुद चाहता हूं, वक्त जाया होगा। जब आप यूपीए में सत्ता में थे तब कानून बनवा देते, दाऊद को ले आते सर, और पहले खुशी मिल जाती उन तमाम परिवारों को जिनके लोगों को खो दिया उन लोगों ने।
तो वो छोड़िए ना, इतना मिस नहीं करना है आज दाऊद को। दाऊद का समय आएगा, अगर कोई सरकारें नहीं लिख पाई तो खुदा लिखेगा, भगवान लिखेंगे, उसका भी समय आएगा। जिसने जो किया है वो या तो यहीं भुगतेगा या फिर कहीं भुगतेगा, लेकिन भुगतेगा। छोड़िए ना दाऊद को। बहरहाल पीयूष भाई, पीयूष अग्रवाल जी, मेरा सवाल यह है कि दो चीजों में, एक तरफ मुझे ओम प्रकाश सिंह की बात में भी दम लगता है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसके कई उदाहरण हैं, हमने देखे हैं। मनोज यादव अगर आज कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी शंका है, हो सकता है थोड़ी बहुत राजनीति होती है, हर पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है मौका देख के, तो उनकी शंका मौका देख के राजनीति करने वाली हो सकती है। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कितने दमदार हैं या कितने आधारहीन हैं। वो कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स है प्रतिष्ठानों के लिए, ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स के नाम पर घर में घुसाने वाली एक फोर्स बनाई जा रही है जिसका नुकसान हो सकता है खुद इनको ही उठाना पड़े। कोई भाई ऐसी फोर्स क्यों बनाएगा जिसका नुकसान खुद को ही उठाना पड़े? यहां पर उस पहलू को समझाइए। और इस पूरे प्रकरण में कोर्ट की तरफ से भी, हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश थे। उसके अलावा यहां पर अभी प्रारंभिक तौर पर कोर्ट की सुरक्षा के लिए ऐसी फोर्स बनाई जा रही है। वहां कहां पर वो डर है? और अगर मान लीजिए वो एक रत्ती भर भी डर है तो उस डर का सवाल तो उठेगा, उसका क्या जवाब देगी सरकार कि वो डर भी खत्म हो, वो शंका भी खत्म हो, और अगर उसके नाम पर कोई राजनीति कर रहा है तो उसको मौका भी ना मिले। पीयूष अग्रवाल। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों के यहाँ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वर्किंग डेमोक्रेसी है। यहाँ पे अगर अंतिम जो दरवाजा रहता है वो कोर्ट का रहता है, तो अगर मान लीजिए विधायिका से कोई शंका अगर नहीं दूर हो रही है तो न्यायपालिका का दरवाजा हमेशा खटखटाया जा सकता है, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। कानून सामने आएगा, उसकी कमियां जो भी रहेंगी उसको लेके आप एजिटेट कीजिए, पहले भी हुआ है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शंकाएं उठाई जा रही हैं, मुझको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जी। मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल सेटअप है, डिफेंस कॉरिडोर यूपी में आ रहा है, ठीक है। वो डिफेंस कॉरिडोर यूपी की, सिर्फ यूपी के लिए नहीं, देश की जो डिफेंस रहेगी उसके लिए मायने रखेगा। मान लेते हैं ये सिक्योरिटी फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, सीसीटीवी बाकी का जो पैराफर्नैलिया होता है, इंतजाम रहता है, वो सब रहेगा। मान लीजिए वहां पे कोई वारदात होती है, उस सीसीटीवी में कोई फलाने साहब मान लीजिए पकड़ में आते हैं, उसके बाद उनका फेस रिकॉग्निशन टेक्निक इस्तेमाल होती है, उनका घर का पता वगैरह वो सब जांच में आ जाएगा, क्योंकि अब सब इंटरलिंक्ड है, चाहे आपका पैन हो चाहे आधार हो, वो समझ में आ जाएगा। दिल्ली के राइट्स जो हुए हैं उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई है, एक अलग की बात है, लेकिन खैर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है फेस रिकॉग्निशन वाली। तो साहब वो अगर अपने घर पे होगा तो ये सिक्योरिटी फोर्स क्या उसके घर में जाएगी कि नहीं जाएगी? अभी सरकार की तरफ से मैं इतनी देर से डिबेट सुन रहा हूं, सिंह साहब इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं। मैंने नेट पे भी खोजने की कोशिश की, उसकी ऑर्डिनेंस जो है बिल के रूप में क्या प्रस्तुत होने जा रहा है वो अभी मुझे मिला नहीं है। तो उस आदमी, जो उस सिक्योरिटी फोर्स को उस आदमी के घर में घुसने का अधिकार होगा कि नहीं होगा बिना वारंट के? और मान लीजिए वो उसके घर में घुसती है, वो आदमी वहां मिल जाता है, उसको कितनी देर वो सिक्योरिटी फोर्स अपने पास रखेगी? क्या 24 घंटे के अंदर उसको लोकल थाने के पास जाके उसको हैंडओवर करना होगा, या किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, या जैसा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी अभी तक हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, 6 महीने के लिए थी, फिर 6 महीने के लिए थी, उसकी क्या ड्यूरेशन होगी? यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीजों के पहलू जो है वो सामने रखना चाहिए। तो ये शंका है ये इनकी, ये खड़ी ही ना हो। इसलिए इस चीज के लिए, चूंकि सरकार जो है, जैसा अभी मनोज जी ने कहा कि बहुत पावरफुल होती है, और यहाँ तो 325 की विधायक संख्या के साथ सरकार यहाँ काम कर रही है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए सरकार को अपनी तरफ से सामने आना चाहिए कि साहब ये जो पहलू हैं जिसकी वजह से शंकाएं उठ रही हैं, हो सकता है वो निराधार हो सकता है उनका आधार हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं दिख रहा है इस पे। नहीं, बिल्कुल वाजिब बात है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि तीनों चीजें हैं। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो भी उजागर होनी चाहिए भाई, ताकि उसको मौका ना मिले। अगर कोई डर है तो वो डर खत्म होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई शंका है या शंका कोई पैदा कर रहा है तो उसको भी खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मनोज भाई दरअसल बहुत शानदार प्रवक्ता, बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए वो देखिए हमेशा से मानते हैं कि सरकार बहुत प्रभावी होती है, वो चाहे 3 पहिए वाली सरकार हो, 3 अलग अलग पिलर वाली हो, या फिर एक पिलर वाली हो। यहां पर अभी एक पिलर की है तो बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है, एक ही पिलर पर टिकी हुई है। बहरा सिंह साहब, मनोज यादव को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि विपक्ष में है भाई, चलिए मान लिया, लेकिन एक बात पीयूष अग्रवाल को भी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने यहां तक कहा
कि हमारे यहाँ कोर्ट भी है, हमारे यहाँ व्यवस्था भी है, कल को अगर कोई खामी होगी इस कानून में, इस फोर्स में, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। विकल्प सबके पास है, वो मनोज भाई के पास भी है, उनके पास भी है, और आप उस पर अपने पक्ष रखेंगे कोर्ट में। लेकिन अभी फिलहाल एक शंका जो उनके मन में है, और अगर उनकी शंका को आपने दूर कर दिया तो मनोज यादव की शंका अपने आप दूर हो जाएगी। वो ये, इस सिक्योरिटी फोर्स को सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर सिर्फ प्रतिष्ठानों तक ही सीमित रख रहे हैं, या फिर कल को इसका प्रयोग कहीं और भी हो जाएगा? कम से कम ये तो क्लियरेंस मिल सकती है अभी तक। अतुल जी, जहां तक मुझे जानकारी है या जो मैंने इस नए कानून को जाना है, वह यही है कि एसएसएफ का जो कार्य क्षेत्र होगा वह उन सरकारी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तक ही सीमित होगा। अगर वो हाई कोर्ट का पूरी सिक्योरिटी देख रहे हैं, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी देख रहे हैं, न्यायालयों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो ये वहीं तक सीमित है। बाकी इनका रोड मैप, इनका संगठनात्मक ढांचा 3 दिन के अंदर डीजीपी को निर्देशित किया है, होम सेक्रेटरी ने निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर बना करके उसको दें। ठीक है, क्योंकि देखिए, सुनिए, क्योंकि इसीलिए ऐसा नहीं, अगर सरकार चाहती तो तत्काल पीएससी में जो उससे पिछले महीने में 18,000 भर्ती की है, उसमें से फोर्स ले लेती। बहुत से ऐसे स्पेशल फोर्स बनी है जिसमें पीएससी के जवानों को लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जो 5 बटालियन इनकी बनाई जा रही है, 1917 लोगों की जो बटालियन बनाई जा रही है, फिलहाल काम चलाने के लिए उसको पीएससी से वो लिए जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो फर्स्ट स्टेज में जो भर्ती होगी वो 6,000 जवानों की होगी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड सीधे तौर पर करेगी और उस तरह के मापदंड के आधार पर लेगी। क्योंकि पूरे 1 वर्ष में इस फोर्स पर 1917 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। आप ये बताइए कि सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे पास इतने सुरक्षा बल हैं, लेकिन सीने पर हाथ रख के बताइए, क्या हाई कोर्ट, क्या हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इनके लिए कोई इस प्रकार की आज तक प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स बनी? नहीं बनी। आज पीएससी है, कल सीआईसीएफ है, परसों जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, नरसों कुछ और पुलिस है। लेकिन इनकी तो तभी सुरक्षा हो पाएगी जब इसके लिए स्पेशल ये प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव, देखिए, ओपी सिंह का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो हमारे प्रतिष्ठित संस्थान है, जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान है, उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स का गठन हो रहा है, इससे इतर कुछ भी नहीं है। वो आप रहेंगे सरकार में तो आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। अभी ये हैं तो ये करके जा रहे हैं, भविष्य में कोई और करेगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स इनके साथ वापस चली जाएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। फिर समझने में कहां दिक्कत आ रही और क्यों शंका हो रही, और फोर्सें तो इसके पहले भी बनी है ना। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी है इसी प्रदेश में, एसटीएफ भी है। उसके साथ साथ अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो राजीव जी के निधन के बाद जब उनके साथ वो वाकया हुआ तो चिदम्बरम साहब के नेतृत्व में एक नेशनल लेवल की वो भी सिक्योरिटी फोर्स बनी। एसपीजी भी काम करती है, एनएसजी भी काम करती है। बहुत सारी फोर्सेज हैं जिनको चिन्हित तौर पर कुछ जगहों के लिए ही रखा गया है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए रखा गया है। जैसे एसपीजी या एनएसजी कमांडोज जो करते हैं उनका कहां प्रयोग होना है वो सुनिश्चित है, वैसे ही इनका प्रयोग प्रतिष्ठित संस्थानों, जिसमें कोर्ट भी है, जिसमें उसके अलावा कुछ और गैर सरकारी और सरकारी संस्थान होंगे, और वो कल को अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भी जवाबदेही होगी, आप भी इस फोर्स का वहीं पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए अतुल जी, एक बात की बड़ी परेशानी है, और परेशानी यह है कि भाजपा हमेशा ताकतवर चीजों के लिए रक्षित करने का कानून से लेके इनका एजेंडा भी है। और ये बात बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, सब अपने आप में ताकतवर है। धार्मिक स्थल है, वो किसी भी धर्म के हो, उनके साथ जन भावनाएं जुड़ी है, वो अपने आप में ताकतवर है। मनोज भाई, मैं इस बात पे आपकी आपत्ति करूंगा। जन भावना के, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करेगा तो मैं सुनूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर कोर्टें हैं तो वो ताकतवर हैं, धार्मिक स्थलों किसी भी समुदाय के वो ताकतवर हैं, तो फिर कैसे वहां पर घटनाएं हो जाती हैं?
जो तर्क यहां पर दिया जा रहा बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से और सरकार का ये फोर्स जो बना रही है उसकी मंशा यही है कि उनकी सुरक्षा हो, वो चाहे अयोध्या में कांड हो या फिर किसी कोर्ट में कांड हो, कोई इस तरीके का प्रवेश कर जाता है, वो आपके रहते या इनके रहते वो खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि वो अपने आप में ताकतवर है, इसका मतलब फिर तो संसद में भी हमला हो गया था, ताकत तो उससे ज्यादा कहां पर थी किसी के पास? हमला तो वहां भी हुआ था ना, लूप होल्स रहे होंगे तभी हुआ होगा। देखिए अतुल जी, मैं एक बड़ी बात बेबाकी से कह रहा हूं आपके चैनल पे। भाजपा आरएसएस को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, ये इनके बनाए संवैधानिक दायरे में रह के जो ये बात बनाने की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष एक दिन भी उन कानूनों को मान्यता नहीं देगा और सरकार परिवर्तित होते ही उसको खत्म कर देगा। इसलिए वो उस कानून को जरूर बनाते हैं क्योंकि वो उन पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं अपने पहले हाफ में इस बात को कहा कि ये आप पे भी लागू हो सकता है। आप याद करिए राजा भैया के खिलाफ किस कानून का दुरुपयोग हुआ। समाजवादी सरकार में आए, क्या हमने उस कानून से उनको अलग नहीं किया? क्या हमने उस कानून का विरोध नहीं किया? उस कानून को खत्म करने का काम नहीं किया? हम वो है जो संवैधानिक दायरे के हर जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल का सम्मान करने के साथ राजनीति करते हैं। और भाजपा वो पार्टी है जो मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से खत्म करके धार्मिक भावनाओं में समाहित करके राजनीति करने पे विश्वास करती है। इसीलिए इनके लिए सटोबल है, ये इस बात को मानते हैं कि ये हम पे नहीं लागू होगा। सिंह साहब देखिए, अभी से मनोज यादव ने ऐलान कर दिया है, आप कोई भी कानून बनाते रहिए, वो आएंगे, वो हटा देंगे। उस वक्त कोर्ट की सुरक्षा वो पुलिस से करवा लेंगे, सीआईएसएफ से करा लेंगे, लेकिन ये फोर्स तो नहीं रहेगी जिसको अभी आप बनाने जा रहे हैं। अभी ऐलान कर दिया उन्होंने सिंह साहब की जो धज्जियां उड़ाने वाला कानून होगा, उस कानून को समाजवादी लोग बिल्कुल नहीं रहने देंगे। देखिए ऐसा अतुल जी, इनके जो कर्म है उस कर्म के आधार पर जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, जनता की क्यों रक्षा करोगे भाई? तुम बिल्डिंगों की रक्षा करने के लिए कानून बहुत बनाते हो। जनता रोज मारी जा रही है, बेटियां रोज मारी जा रही है, रोज रेप हो रहे हैं, रोज तेजाब से नहलाया जा रहा है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। उनके लिए कब कानून बनाओगे? कौन सा कानून बनाओगे? ओपी सिंह जी, राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत पछताता है उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपको 325 का मैंडेट दे दिया है। आप जनता की भावनाओं से खेल रहे हो, आप किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। दिन दहाड़े ज्वेलर्स को लूटा जा रहा है, व्यापारी फांसी लगाने पर मजबूर है। आने वाले कोई कानून नहीं लेके आ पा रहे हो, कोई मदद नहीं। अब मनोज यादव सुन लीजिए भाई, अभी आप कह रहे थे कि ये सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती और आप तो देखिए सत्ता पक्ष को ही नहीं बोलने दे रहे हैं। आप तो विपक्ष में रहकर ऊपर इमरजेंसी लगा रहे हैं भाई, बोलने तो दीजिए ना एक एक करके। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, गर्त में देश नहीं जा रहा, ऐसे नहीं चला जाएगा देश। आप लोग है ना, आप लोगों के विपक्ष में रहते हैं, ऐसे कैसे गर्त में चला जाएगा देश और प्रदेश? आप लोग हैं, अब बोलने तो दीजिए। अरे भाई बोलने तो दीजिए, ओपी सिंह को बात पूरी करने दीजिए। अभी आप कह रहे थे विपक्ष को बोलने नहीं देती है ये सरकार, और विपक्ष यहाँ पर मुझे लग रहा है सरकार को ही नहीं बोलने दे रहा है। सुन तो लीजिए फिर बोल लीजिएगा। सिंह साहब। अतुल जी, असल में इनका दोष नहीं है, इनकी पार्टी ही हल्ला बोल पार्टी है। जब तक ये बोल रहे थे हम अपने पार्टी के संस्कार के हिसाब से चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन इनकी पार्टी का जो संस्कार है वो हल्ला बोल पार्टी का, ये अपनी पार्टी नहीं है और बार बार पार्टी नहीं है, विपक्ष हल्ला बोल है। दम भर के कहते हैं हल्ला बोल, लेकिन हम छोटे लोग नहीं हैं, हम पर दो सुनो धोखेबाज लोग नहीं। अरे भाई अब कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे मनोज यादव। अब कौन क्या है वो छोड़िए ना, अब छोड़िए ना कौन क्या है। अब वहां जाएंगे तो फिर देखिए आप दोनों की भाषा ना ऐसी खराब हो, मेरे साथ चर्चा में ऐसा न किया करिए। बहरहाल देखिए किसको कितना कितना दर्द और किसके लिए कब हुआ है मुझे नहीं पता है। हाँ। अरे भाई पता है समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी रही है। देखिए अब शुरुआत हो गई मनोज यादव, आपने शुरुआत की और वो फिर आगे उसी ट्रैक पर। अभी तक हल्ला बोल रहे थे, आपने एक शब्द बोला, अब उन्होंने देखिए दूसरा बोलना शुरू कर दिया। बहरहाल ओपी सिंह मेरा सवाल अब आपसे ये है कि एक बात थी, एक बात का डर था और उसको आपने बहुत हद तक क्लियरिफाई किया
उसकी शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, पीएससी से इतने लोग अभी प्रारंभिक तौर पर लिए जाएंगे, आगे होगा तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, किस तरीके से होगा। कल को अगर इसका कहीं से मिसयूज हो, इसकी कोई भी आशंका है, उसको भी चेक एंड बैलेंस तो कर लिया गया होगा ना। हालांकि खुद यहां पर पीयूष जी ने कहा कि उसके लिए विकल्प होता है, कोई भी कानून बनता है उसमें लूपहोल्स अगर हैं तो उसको ग्रे एरिया को देखा जाता है, कोर्ट उसके लिए है। अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी आ गई है तो कोर्ट का महत्व खत्म हो गया है, कोर्ट बीच बीच में एहसास सबको कराता है। हाँ ओपीसी सुनिए अतुल जी, यह जो कानून बना है, जो एसएसएफ का गठन किया गया है, मैं मनोज यादव को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह संविधान के दायरे में और कानूनी दायरे में बनाया गया है। हम कहते हैं कि अगर हम कानूनी और संवैधानिक दायरे में नहीं बनाएंगे तो मेरी मंशा पूरी कहाँ होगी। मनोज यादव को तो ऐसा लग रहा है कि ये एसएसएफ जो है भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से बना रही है और ये समाजवादी पार्टी को प्रताड़ित। अरे भाई, ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी प्रतिष्ठान सबके हैं, किसी की भी सरकार हो, जो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है इसका तो सबको लाभ मिलेगा ना, सबको राहत मिलेगी ना। क्यों बार बार इस बात को कहते हैं कि घर में घुस जाएंगे। अरे वो भाई, वो एसएसएफ बनाई गई है घर में घुसने के लिए नहीं बनाई गई है। जब इनको एसएसएफ समझ में बात ही नहीं आ रही है तो हम कितना समझाएं। मनोज यादव बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। सिंह साहब ने देखिए कहा कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो होगा वो संवैधानिक दायरे में ही होगा, और अगर आपको अभी भी लगता है कि संवैधानिक दायरे में नहीं होगा तो आपको विरोध करने का भी अधिकार है और कानूनी तौर पर उसको चुनौती देने का भी अधिकार है। इतनी वो जो श्योरिटी दे रहे हैं, कम से कम इतना तो मानना आपको चाहिए कि हाँ भाई, अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा और नहीं होगा तो उसके लिए विकल्प है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि करेंगे और मनमानी हो जाएगी, चल जाएगी। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा देश है और देश की आबादी भी बहुत बड़ी है, दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी है। कोटा जैसा कानून इस देश में आया, उसकी धज्जियां उड़ गई, खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे कानून आए जो इस देश की संवैधानिक ढांचे को सूट नहीं करते हैं, किन्हीं सरकारों ने बना दिया। अगर बना दिया तो समय आने पे उनको खत्म भी करना पड़ा। तो अगर निश्चित तौर पे आप ऐसा कोई व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उसका दुरुपयोग करते नजर आएंगे तो निश्चित तौर पे वो सब चीजें खत्म। चलिए, लेकिन इतना तो आश्वस्त हुए ना मनोज भाई कि हाँ, अगर ये करते हुए पाए गए गलत तो फिर उस पर विरोध होगा। अगर उसकी मंशा ठीक है, उस कानून को बनाने की या इस फोर्स के गठन की मंशा ठीक है जिससे कि हमारे संस्थानों को लाभ मिले, उनकी सुरक्षा हो, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है ना। यही मंशा आपकी भी होनी चाहिए और यही मंशा है भी उनकी, तो फिर उसमें अंतर कोई नहीं है। मुझे लगता है शंका है जरूर। पीयूष अग्रवाल बहुत संक्षेप में, पीयूष अग्रवाल बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि मोटा मोटा यहाँ पर एक आश्वासन तो दिया है ओपी सिंह ने। उनका कहना है कि भाई यही हमारी मंशा और इसी के अंतर्गत प्रारूप होगा। वहां पर फिर भी अगर कोई विरोध है तो वो सिर्फ करने के लिए विरोध है, राजनीति उसके पीछे है, या कहीं कोई अभी भी आशंका तकनीकी तौर पर आपको दिखती है, लग रही है? देखिए, जो आश्वासन सरकार की तरफ से आ रहा है, मुझे लगता है एक बार जब बिल का प्रारूप हम लोगों के सामने होगा तो हम लोग उसमें बेहतर उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। मेरा मनोज जी को अभी चूंकि ये विपक्ष में है, इतना ही कहना है, इतनी ही मेरी राय रहेगी, हालांकि अनसॉलिसिटेड है, कि साहब अभी आप इन लोगों को आंखें मत दीजिए। कश्मीर में देख लीजिए 370 किस तरह से हटाया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बावजूद वो सर्वाइव कर रहा है। तो आप साहब आंखें मत दीजिए, जो ये इनके दिमाग में भी ना हो। आप क्यों कह रहे हो कि घर में घुस जाएगी ऐसी फोर्स? भाई अभी जब ऐसा कुछ है नहीं, आने दीजिए। आप लोग भी आपकी भी भुजाएं मजबूत हैं, देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, उसके लिए इंतजार हमें करना चाहिए। मनोज भाई इसके लिए तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया मनोज यादव आपका, ओम प्रकाश जी आपका और पीयूष अग्रवाल जी आपका। तो देखिए, कुल मिलाकर एक नई फोर्स का जो गठन किया जा रहा है उसकी मंशा कुछ वैसी है जैसे कि अलग अलग समय में प्रदेश में या देश में कुछ फोर्सेस बनाई गई हैं, उनके अलग व्यवस्थाएं उनको अलग तरीके से दी गई हैं, उनके अधिकार अलग रखे गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी अलग तय की गई हैं। अब उस पर भी कोई शंका करे तो फिर तो तमाम एजेंसियों को बंद करना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो कि विपक्ष उठा रहा उसका जिम्मा भी है और एक मन में शंका जरूर रहती है कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। अब प्रारूप क्या होगा और मंशा जो है वो उसी के अंतर्गत अगर दिखाई देगी तो लगेगा कि हां, इस सरकार की इस फोर्स के गठन के पीछे की मंशा ठीक है और प्रतिष्ठित संस्थान जो है उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए फोर्स बनाई जा रही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नमस्कार।